नेक्स्ट जो टर्म है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने की, वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के अगर हम बारे में बात करें तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो रेशो होता है नंबर ऑफ़ मोल्स का सोल्यूट के। अगर हम क्या करें, रेशो ले लें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट और द टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट। मतलब हम क्या करेंगे, ऊपर जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे अगर आप सोल्यूट का निकालते हो तो आप सोल्यूट के नंबर ऑफ़ मोल्स ले लोगे। अगर आपको सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप सोलवेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स ले लेंगे ऊपर। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट। नीचे हम सबका एडिशन ले लेते हैं, समेशन ले लेते हैं। जो जितने भी आपके कंपोनेंट होंगे, 2 हैं तो 2 कंपोनेंट ले लेंगे, 3 है तो 3 का ले लेंगे, उन सबको ऐड करते हैं और हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। जो मोल फ्रैक्शन होता है आपका वो 1 होता है। अगर हम कैलकुलेट करें तो जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट दोनों का ऐड करते हैं तो 1 के इक्वल आता है। आपके अगर उसमें 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स का भी इक्वल ही 1 आएगा। जैसे अगर आपके 2 सोल्यूट और 1 सोलवेंट है तो भी हमारा जो मोल फ्रैक्शन उसका टोटल सम 1 ही आएगा। वो कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करता। अगर आपका 1 से एक्सीड कर रहा है इट मीन्स वो आप गलत कर रहे हो। नेक्स्ट जो हमारी टर्म्स है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी की अगर मैं बात करूँ तो मोलैरिटी जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ़ मोल्स ही निकालते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए बात करें तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए हम, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, गिवन वेट जो भी आपको सब्सटेंस दिया गया है जिसके भी आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं उसका वेट लेते हैं और अपॉन में उसी के मोलिकुलर मास से उसको डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का जो तरीका उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसके भी आपको क्या करने हैं नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं उसका वेट लेंगे, वेट और उसको क्या करेंगे उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ 4 ग्राम NaOH, तो इसमें हमें जो गिवन वेट है वो 4 ग्राम है और NaOH का अगर मैं मोलिकुलर मास निकालूँ तो वो हमारा 40 आता है और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4/40 और नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हो जाएंगे 0.1। ये हमारा एक कह सकते हो एक मॉलिक्यूल का था। आप इसी तरह कंपाउंड का भी निकाल सकते हो, एक एटम का भी निकाल सकते हो। अगर मैं इसकी जगह क्या लेती, NaOH की जगह Na भी लेती तो भी हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का। एक और तरीका होता है नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का जो तीसरा तरीका है वो होता है N = Na अपॉन में N नॉट, जो N नॉट अपॉन में Na। जो N नॉट है वो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स, पार्टिकल्स या फिर कॉन्स्टिट्यूट एटम्स जो उसके अंदर प्रेजेंट हैं। जो आपने कंपाउंड लिया उस कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट हैं वो लेंगे। और Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। ये है एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। आप जो भी कंपाउंड लेंगे उस कंपाउंड के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को जो भी आपने लिया है उसको अगर हम क्या करते हैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाते हैं। इसी चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं और नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के बाद हमें मोलैलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें क्या करना है, सब्सटेंस की मोलैलिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी निकालने का सिंबल जो है वो कैपिटल M है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स और सोल्यूट जो है वो पर लीटर सॉल्यूशन लेंगे। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व हैं, ये हमारी मोलैरिटी की टर्म्स को एक्सप्लेन करता है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट तरीका ये होता है, अगर हमारे नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वॉल्यूम इन लीटर को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी को सबसे ईजी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है N/V। अगर हमारे क्या करते हैं मोलैरिटी, अगर हम बात करें जो तुम्हारी क्या कहते हैं मोलैरिटी कब 1 आती है, अगर हम बात करें मोलैरिटी 1 कब है, हमारी मोलैरिटी 1 कब आएगी, जब 1 मोल क्या होगा सोल्यूट डिज़ोल्व किया जाएगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो हमारी मोलैरिटी कितनी आएगी 1 आएगी। अगर हम डबल कर देते हैं, अगर हम 2 मोल कर देते हैं तो वो 2 आएगी 1 लीटर के अंदर। इस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन जैसे लैब में बनाते हुए उसको बनाने का तरीका दिखाया गया है। कैलकुलेशन जो करने का है मोलैरिटी वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते
करते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पर लिया गया है। अगर आपका मोलरिटी में कोई सॉल्यूशन है, m का मतलब मोलिकुलर वेट है, x का मतलब कितने ग्राम हमने डिज़ोल्व किया है, मोल में उसको कन्वर्ट करने के लिए जो लेते हैं वो वाली वैल्यू, और सब्सटीट्यूट कर देते हैं। n निकालने का तरीका भी मैंने बताया था। n निकालने का तरीका क्या होता है, x इंटू वेट इंटू में मोल अपॉन में मोलिकुलर वेट, ये निकालने का हमारा मोल की वैल्यू आ जाती है। ये 1 मोल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, आप जब भी यूज़ करोगे 1 ही आएगा, तो इसलिए आप सीधा से ध्यान में रखो। अगर हमें n की वैल्यू निकालनी हो तो उसका होता है गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, और वो हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है, और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू को हम उसमें पुट कर देते हैं। ये हमारी वॉल्यूम से उसको डिवाइड करते हैं तो हमारी मोलरिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो आती है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलरिटी में जो मेन डिफरेंस है वो ये आता है कि मोलैलिटी के अंदर हम मास ऑफ सोलवेंट यूज़ करते हैं। मोलैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो मोलैलिटी में जो हमने यूज़ किया वो मास ऑफ सोलवेंट यूज़ किया, और मोलैरिटी में जो हम यूज़ करते हैं वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। मोलैरिटी में जो आपने यूज़ की थी टर्म m से रिप्रेजेंट करते हैं उसको कैपिटल M से, और वहाँ पर जो टर्म यूज़ हुई थी वो n/v थी, और यहाँ पर जो टर्म होगी वो n बाय ये जो मास ऑफ सोलवेंट है वो लेंगे, और मास ऑफ सोलवेंट को W, जिसका भी सोलवेंट का है WA से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मास ऑफ सोलवेंट इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ वॉल्यूम यूज़ होगी और यहाँ मास ऑफ सोलवेंट यूज़ होगा। तो ये कह सकते हो डिफाइन अगर हमें करना है मोलैलिटी को तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। अगर हम बात करें 1 मोलैलिटी की, तो 1 मोलैलिटी सॉल्यूशन 1 मोलल सॉल्यूशन कब होगा, जब 1 मोल सॉल्यूशन 1000 किलोग्राम में डिज़ोल्व होगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 मोलल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब अगर हम बात करें मोलैलिटी और मोलैरिटी में, जो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो हम इस चीज़ में जब 1 मोलल और 1 मोलर की बात करते हैं तो हम 1 मोलल यानी कि मोलैलिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मोलैलिटी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इन कंपैरिजन ऑफ मोलैरिटी। रीज़न ये है कि मोलैलिटी जो है वो मास पर डिपेंड करती है, और मास टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी में वॉल्यूम यूज़ होती है जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, लेकिन मोलैलिटी में मास यूज़ हुआ जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम 1 मोलल ज़्यादा यूज़ करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ 1 मोलर। और दूसरी चीज़ क्या है, ये भी पूछा जाता है कि किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, 1 मोलल की या 1 मोलर की। तो 1 मोलल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और 1 मोलर की कंसंट्रेशन कम होती है। उसका भी रीज़न ये है कि मोलैलिटी जो आपने यूज़ की है उसमें क्या किया गया, सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसोल्व किया है, अभी सॉल्यूशन नहीं बना। और अगर मैं बात करूँ मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी में वॉल्यूम इन लीटर्स, जो वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं वो सॉल्यूशन की यूज़ करते हैं, मतलब उसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीज़ें ऐड हो गई हैं जो वॉल्यूम हमने यूज़ की। और यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया, सोलवेंट यूज़ किया, सॉल्यूशन अभी यूज़ नहीं किया जिसके अंदर कंसंट्रेशन ले लें दोनों की, तो यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा बनेगा और यहाँ पर अमाउंट कम बनेगा। इसलिए मोलैलिटी जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और मोलैरिटी की कंसंट्रेशन कम होती है। नेक्स्ट है हमारी टर्म नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को निकालने के लिए हम जो यूज़ करते हैं नॉर्मेलिटी को निकालने के लिए वो होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिए जाते हैं, वहाँ पर हम जो ले रहे थे वो नंबर ऑफ मोल्स ले रहे थे, लेकिन यहाँ जो हम कैलकुलेट करेंगे वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर टू द सॉल्यूशन। अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट निकालने का जो तरीका होता है, हम जो भी सब्सटेंस आपका ले रहे हैं आप उसको क्या करना है, आपको जैसे NaOH का निकालना है, यहाँ पे NaOH का एग्जांपल दिया है 40 ग्राम है और उसका आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो उस इक्विवेलेंट वेट को क्या करना है, आपको 40 ग्राम जो NaOH है उसकी वैलेंसी से उसको डिवाइड कर देना है। NaOH की जो वैलेंसी है उससे डिवाइड कर देंगे या फिर उस पर जो चार्ज है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है उसके अंदर इक्विवेलेंट वेट, और उसी इक्विवेलेंट वेट को हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देते हैं और हमारी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने का एक और ट्रिक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, सॉरी नॉर्मेलिटी का जो सिंबल है, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी सब्सटेंस है जिसकी आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है उसकी पहले आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी मोलैरिटी को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एसिडिटी या फिर बेसिसिटी से। जो आपका सब्सटेंस था उसकी एसिडिटी देख लेंगे या फिर उसकी बेसिसिटी देख लेंगे। जब आपकी एसिडिटी या बेसिसिटी से उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास नॉर्मेलिटी कैलकुलेट हो जाएगी।
एसिडिटी जो होती है वो बेस की निकाली जाती है, रिवर्स होगा, ये ध्यान में रखना। एसिडिटी बेस की निकाली जाएगी और बेसिसिटी एसिड की निकाली जाएगी। अब एसिडिटी और बेसिसिटी निकालने की बात करें तो एसिडिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ OH आयन काउंट, सॉरी H आयन काउंट करते हैं। एसिडिटी के लिए जो हम काउंट करेंगे वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, और बेसिसिटी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। एसिडिटी बेस की कैलकुलेट होगी, बेसिसिटी एसिड की कैलकुलेट होगी, ये ध्यान में रखना। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ आपका NaOH। NaOH की अगर हम बात करें, मोलैरिटी हमने मान लो निकाल लिया, 0.1 मोलर सॉल्यूशन है और आपको उसको क्या करना है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो 0.1 मोलर सॉल्यूशन को NaOH की एसिडिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। NaOH की जो एसिडिटी होगी वो क्या होगी, 1, क्योंकि NaOH के अंदर एक हाइड्रोजन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम ही वो रिप्लेस कर सकता है, तो उसकी एसिडिटी कितनी होगी, 1। मोलैरिटी कितनी है, 0.1, और उस 0.1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.1 नॉर्मल। ये सारी टर्म्स थी आपकी कैलकुलेट करने की, सॉल्यूशन की टर्म्स को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कैलकुलेट का, जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ से आपका मेन सिलेबस स्टार्ट होता है 3rd ईयर का, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ, जो हमारा सॉल्यूशन हम कैलकुलेट स्टडी करते हैं उसकी सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं, लाइक आपने सोल्यूट यूज़ किया, सॉल्वेंट यूज़ किया, आपने उन दोनों को मिक्स किया। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करते वक्त हमने जो कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी किया, मिक्स करने के बाद जो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी किया वो किस चीज़ में चेंज किया, नंबर ऑफ़ मोल्स की फॉर्म में स्टडी किया। तो इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं उन नंबर ऑफ़ मोल्स पर हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो भी डिपेंड करती हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ लाइक गिब्स फ्री एनर्जी की बात करूँ, एंथैल्पी की बात करूँ, एंट्रोपी की बात करूँ, ये सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपको पता है किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है। थर्मोडायनेमिक 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मास पर डिपेंड करती हैं और इंटेंसिव जो प्रॉपर्टी है वो मास पर डिपेंड नहीं करती। अब जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मास पर डिपेंड करेंगे। और इसी तरह मैं अगर नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने की बात करूँ तो नंबर ऑफ़ मोल्स भी किस पर डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ़ मोल्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था, अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने की, तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, वेट यूज़ किया था। और वेट को हमने क्या किया था, उसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड किया था। जो भी सब्सटेंस है जिसका भी हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, उसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए हमने क्या करना होगा, उस गिवन सब्सटेंस का वेट लेना होगा और उस वेट को मोलिकुलर वेट से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हमारा किस चीज़ पर डिपेंड किया, वेट पर डिपेंड किया। इसी वेट पर डिपेंड होने के कारण हमारी जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी, वो सारी के सारी क्या होंगी, डिपेंड करेंगी। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करने की, निकालने की कोशिश करते हैं। हम एक ओपन सिस्टम ले लेते हैं। आप लोगों को पता है ओपन सिस्टम क्या होता है। अगर हम बात करें ओपन सिस्टम की, तो एक ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज किया जा सकता है। हम ऐसे ही एक ओपन सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स हैं। जैसे आपने मान लिया उसके अंदर 10 कंपोनेंट्स हैं, उन 10 के 10 कंपोनेंट का हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिए। जैसे आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर में आप क्या कर रहे हो, वाटर ले रहे हो, वाटर के अंदर आप इथेनोइक एसिड भी ऐड कर रहे हो और इथेनोइक एसिड के साथ आप NaOH भी ऐड कर रहे हो, NaOH के साथ आप उसमें HCl भी ऐड कर रहे हो। इस तरह से नंबर ऑफ़ कंपोनेंट उसमें क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। तो जितने भी नंबर ऑफ़ कंपोनेंट आपने यूज़ किए थे उन सभी नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स के अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स अलग अलग निकालें तो वो ऐसे हो सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, N1, N2, N3। इस तरह से हम डिफरेंट तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो निकालने के बाद नंबर ऑफ़ मोल्स वेरियस कंपोनेंट के, तो हम अगर बात करें तो जो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी वो फंक्शन होगा इन नंबर ऑफ़ मोल्स का और नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ टेम्परेचर और प्रेशर का भी। अगर हम बात करें तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो फंक्शन होता है नंबर ऑफ़ मोल्स एंड टेम्परेचर और प्रेशर। इसी चीज़ को अगर हम बात करें, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो फंक्शन है टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स का। उसके बाद हम क्या करते हैं इसके अंदर,
टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबका समेशन ले लेंगे। सपोज करो हमारे पास ith कंपोनेंट है, कितने भी कंपोनेंट हैं उन सबके टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने क्या कंसीडर किया, जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी X थी उसमें क्या आता है, चेंज कैलकुलेट करते हैं। वो चेंज किसकी वजह से आएगा, अगर हम क्या करें, जो हमारा टेम्परेचर प्रेशर, जो हमने ओपन सिस्टम कंसीडर किया था, ओपन सिस्टम जो आपने कंसीडर किया है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर के कारण चेंज आ सकता है। जैसे अगर आप क्या करो, एक गिलास पानी लो और उस पानी को आपने कवर नहीं किया है, वो एक ओपन सिस्टम होगा। अगर आप रूम में रखते हो तो उस टाइम में थोड़े टाइम पे क्या होगा, जो रूम टेम्परेचर वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, उसको इफेक्ट डालेगा। जो आपके रूम का प्रेशर है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, वो भी उस वाटर के को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो उन दोनों फैक्टर के साथ साथ हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ मोल्स लिया था। हमने सॉल्यूशन कंसीडर किया था, तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर और प्रेशर तीनों का इफेक्ट आता है। उन तीनों के अंदर अगर हम नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर और प्रेशर में कहीं ना कहीं कोई चेंज ले आए, और चेंज जब लेकर आएंगे तो उन चेंज के कारण जो हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, उनके अंदर क्या चेंजेस आता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ये मान लिया, जो हमारा चेंज आ रहा है इसमें टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ़ मोल्स में, उनके कारण जो टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ़ मोल जो चेंज हुए उसके कारण हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी में जो चेंज आना है वो हमें कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट नहीं ले रहे, मैं इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक सिंबल यूज़ कर रही हूँ, एक्स। तीनों को अलग अलग नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक ही सिंबल यूज़ कर रहे हैं, एक्स। तो यहाँ पर जब हमने कैलकुलेट किया तो ये मान लिया जो चेंज आया उसके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, उस चेंज को डी एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। जब ये चेंज आता है तो हम ये मान के चलते हैं, और एक चीज़ हमेशा ही ध्यान में रखना, जो चेंज आएगा वो हम एक ही क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे निकालेंगे। अगर हम टेम्परेचर के बेस पे वो क्या करते हैं, चेंजेस काउंट कर रहे हैं, तो बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी लाइक प्रेशर, नंबर ऑफ़ मोल्स, वो कांस्टेंट हो जाएंगी। जैसे अगर हमने क्या किया, सबसे पहले जो चेंज निकाला वो टेम्परेचर के बेस पे निकाला, चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कर्ल एक्स बाई कर्ल टी। और जो हम क्या करते हैं, जब हम ये सारा चेंज निकालते हैं तो उसके साथ में डिफ्रेंशिएशन करने पर हमारा जो कांस्टेंट है वो हमारा उसके साथ मल्टीप्लाई में जाता है। ये छोटी सी डेरिवेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, वही यूज़ किया। कांस्टेंट आएगा और dt, और इसके साथ में जो कांस्टेंट टर्म है हमारी वो कौन कौन सी आएंगी, प्रेशर, नंबर ऑफ़ मोल, जितने भी कंपोनेंट थे सबका कांस्टेंट चलेगा। जिसका भी आपने कैलकुलेट करना है उसके अकॉर्डिंग चेंज आएंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट जाएंगे। अब हमने क्या किया, प्रेशर को क्या किया, चेंज कंसीडर किया, तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो कर्ल एक्स बाई कर्ल पी dp, और जो चेंज कांस्टेंट टर्म्स थी वो कौन सी होगी, टेम्परेचर, नंबर ऑफ़ मोल्स कंपोनेंट 1, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ 2। ऐसे ही अब हम क्या करें, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी कांस्टेंट है। तो हमारी टर्म क्या बन जाएगी, कर्ल एक्स बाई कर्ल n1 t p n2। हम n1 जो है जिसके अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहे हैं वो हटा देंगे, और जो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो नीचे लिखते जाएंगे कांस्टेंट dn1। इसी तरह दूसरी निकालेंगे तो ऐड कर देंगे कर्ल एक्स बाई कर्ल n2। अब हमने दूसरा कंपोनेंट लिया है जिसके अकॉर्डिंग वो चेंज आ रहा है, t p n1 n3। इस तरह से नंबर ऑफ चलते जाएंगे। यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ आपका साथ में dn2 भी आएगा, ये ध्यान में रखना। कर्ल x बाई कर्ल n2 इंटू dn2, ये टर्म्स भी आएगी, ये यहाँ पे नहीं लिखवाया है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब हमने क्या किया, एक कंडीशन अप्लाई कर दी उसके ऊपर। कंडीशन जो अप्लाई की, हमने क्या किया, हमने ये मान लिया जो हमारा टेम्परेचर का चेंज है और प्रेशर का चेंज है वो ज़ीरो, उसके अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं आ रहा। हमने दोनों को ही कांस्टेंट मान लिया, उनके अकॉर्डिंग कोई भी चेंज हमने कंसीडर नहीं किया। तो जब हमारी चेंज कंसीडर, जो हमारा चेंज था dt और dp, अगर वो ज़ीरो आया है तो ये दोनों टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी, जो ये वाली टर्म्स आ रही हैं दोनों पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। अब ये दोनों टर्म्स जब जीरो हो गई तो हमारे पास जो टर्म बची वो टर्म कौन सी होगी, जब हमारे पास हम टर्म्स की बात करते हैं, जो हमारे पास बची है वो टर्म कौन सी है हमारे पास बचने वाली, ये वाली, ये दो। आगे नंबर ऑफ़ मोल्स के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे पास टर्म्स बचती हैं, उन्हीं को लेकर हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है, dx के अकॉर्डिंग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी निकालते हैं तो क्या आएगा, कर्ल x कर्ल n1 dn1, चेंज किसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर, प्रेशर, n2 और n3, ये सारी कांस्टेंट टर्म थी, और हमने चेंज सिर्फ किसके अकॉर्डिंग लिया था, n1 के अकॉर्डिंग, प्लस कर्ल
एक्स कर्ल N2। अब हम जो चेंज कंसीडर करें वो नंबर ऑफ कंपोनेंट जो लिया है 2 के अकॉर्डिंग कंसीडर कर रहे हैं, बाकी सारे जितने भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी कांस्टेंट जाएंगी। तो क्या टर्म बन जाएगी, कर्ल एक्स अपॉन में कर्ल N2 DN2 TP N1 हमारा चेंजेस था, बाकी सारे कांस्टेंट चलेंगे N3 अप टू N जितने भी कंपोनेंट आपने यूज़ किए। जो हमने ये टर्म यूज़ की हैं तो इस टर्म में आप ये जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो हमारी जो ये टर्म है कौन सी, कर्ल एक्स DN को कंसीडर नहीं करना हमने, ये छोड़ के बाकी जो ये वाली टर्म्स बचती है आपकी, अगर हम बात करें किसकी जैसे इस वाली टर्म की, सिर्फ ये वाली टर्म की, तो सिर्फ आपकी ये वाली जो टर्म है वो एक पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर कांस्टेंट के साथ में। अगर आप देखो तो टेम्परेचर प्रेशर N2 है, ये कांस्टेंट है और इनके साथ में कर्ल एक्स बाई कर्ल N1 है, ये इसको हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जब आपने पढ़ा था तो उसके अंदर पूरा पढ़ा होगा, इसकी पूरी डेरिवेशंस होती हैं, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है इस पूरी टर्म को ये बार बार रिपीट हो रही है सेम ही पैटर्न में। अगर आप देखें तो यहाँ कर्ल x1 किसके अकॉर्डिंग था, कर्ल N1 के अकॉर्डिंग था, तो इसलिए हम ये N1 के अकॉर्डिंग तो चेंज उसकी है। दूसरी में देखो तो टेम्परेचर प्रेशर N1 सिर्फ जिसके अकॉर्डिंग चेंजेस उसको हटा के बाकी सारे कांस्टेंट, एक तरह से पैटर्न सा बन रहा है। इस पैटर्न को बार बार लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। उसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, अगर N1 के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है तो उसको x1 से रिप्रेजेंट कर दिया, x1 बार लगाकर। अगर N2 के कारण चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 के कारण आ रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर दिया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ 2 कंपोनेंट 2 बार लगाकर। इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हमें बार बार वो प्रॉब्लम ना हो। देन ये करने के बाद जब हम ये कर लेते हैं तो ये हमारे 1 2 इस तरह से हम किसी भी कंपोनेंट के लिए लिखेंगे। और जनरल फॉर्म अगर हम इसकी बात करें तो जनरल फॉर्म हमारी क्या बन जाएगी, कर्ल एक्स कर्ल Ni TP N1 N2 अप टू I तक जाएगी, जहाँ तक कर्ल एक्स अपॉन कर्ल Ni कॉन्स्टेंट टर्म टेम्परेचर प्रेशर N1 N2, जो ये टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, xi बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो ये हमारी x थी, अभी जब मैंने स्टार्ट किया था ये टॉपिक कराना तो उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था जो x है वो किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, GHS इन चीज़ों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो हमारा था इसमें गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। तो मैं इस xi को चेंज कर सकती हूँ गिब्स फ्री एनर्जी से, इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, g से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको पता है जो g है वो क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी को जब हम बार की फॉर्म में लेकर जाते हैं तो वो पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी में भी चेंज होता है, जिसको हम म्यू आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया, म्यू आई इज इक्वल टू GI बार इक्वल टू कर्ल G कर्ल Ni टेम्परेचर प्रेशर N1 N2, इस तरह से जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट के लिए आप लिखना चाह सकते हो लिख सकते हो। अब इसमें हमने कंडीशन जब हमारी ली तो यहाँ पर जब उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, तो उस इक्वेशन के साथ में हमारा क्या आ रहा था, हमने जब ये इक्वेशन ली तो इसमें हम ये मान के चलते हैं, जो ये हमारा टर्म है इसमें हमने ये मान के चला इसके साथ में जो DNI आना था वो हमारा 1 मोल था। जब अगर हमारा DNI जो हमारा है वो 1 मोल हो जाता है तो हमारी जो ये टर्म है वो किस में चेंज हो जाती है, म्यू आई इज इक्वल टू GI बार इक्वल टू कर्ल G। अगर हमारा DNI क्या हो जाए, 1 मोल हो जाए, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, म्यू आई इज इक्वल टू GI बार इक्वल टू कर्ल G टेम्परेचर प्रेशर N1 N2, इन सारी चीज़ों में वो चेंज हो जाएगी। अब ये वाली कंडीशन अगर हम क्या करें, जो हमने ये कंडीशन थी इन्हीं कंडीशंस को लेकर हम इक्वेशन नंबर जो ये 3 है हमारी, इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करते हैं, उन्हीं कंडीशंस इक्वेशन नंबर 3 को हम पहले क्या करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारी टर्म क्या बनेगी, DG, x की जगह क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। और यहाँ पर हमने कंडीशन कौन सी लगाई थी, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की, तो इसलिए टेम्परेचर प्रेशर ले लिया। अब जब ओपन करेंगे तो हमारे साथ क्या होता है, कर्ल G, ये तो हमारा कांस्टेंट था ही, बाकी वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग आती है, नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ मोल्स की वेरिएशन को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर्ल G अपॉन कर्ल N1 DN1 टेम्परेचर प्रेशर N2 N3, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, प्लस कर्ल G अपॉन कर्ल N2 DN2 टेम्परेचर प्रेशर N1
N3, ये इतनी क्या करेंगी, बढ़ती चली जाएंगी। अब इसी चीज़ को हम शॉर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपको अभी यहाँ पर बताया था म्यू आई इज इक्वल टू जी आई, किसके अकॉर्डिंग ले लिया था हमने, कर्ल जी टी P1 N1 सॉरी टी टेम्परेचर प्रेशर N1 N2, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने म्यू आई लिया था। तो यहाँ पर हमारा जो आ रहा है 1 आ रहा है, तो मैं इस पूरी जो टर्म है, इस पूरी टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो ये हमारी ये वाली टर्म है, इस टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या ले लिया, म्यू ले लिया। अगर 1 के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो तो म्यू 1 ले लोगे, 2 के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो तो म्यू 2 ले लोगे। इस तरह से हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी ऊपर वाली क्या बन जाएगी, डी जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो हमें इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, म्यू 1 डी एन 1 प्लस म्यू 2 डी एन 2। इस तरह से टर्म चलती जाएंगी। जो म्यू 1 और म्यू 2 हैं वो हमारे क्या हैं, जो हमारे कंपोनेंट से सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट हमने यूज़ किए थे उन सब की क्या है, केमिकल पोटेंशियल। और इसी केमिकल पोटेंशियल जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 आई, और इस इक्वेशन नंबर 4 को हम इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारी टर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, करने के बाद गिब्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, सबका समीशन हम कंसीडर कर लेते हैं, N1 म्यू 1 प्लस N2 म्यू 2। ये हमारे क्या आ जाएंगे, चेंज, DN1 को जो चेंज करेगा वो N1 में आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पे, म्यू 1 एज इट इज़ रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारी जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, टोटल फ्री एनर्जी। और टोटल फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे हम, क्या आ जाएगा, टोटल फ्री एनर्जी। और अगर हम 1 मोल ऑफ प्योर कंपोनेंट अगर हम क्या करें, मान लें जो हमारा है 1 ही मोल है, प्योर कंपोनेंट है हमारा, और उसमें मान लें तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगी, जी जो हो जाएगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू के कंसीडर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में फ्री एनर्जी जो चेंज है वो आइडेंटिकल हो जाता है केमिकल पोटेंशियल के साथ, मतलब केमिकल पोटेंशियल और फ्री एनर्जी को हम एक दूसरे के इक्वल मान सकते हैं ऐसी कंडीशन में। और जब हम यूज़ करते हैं तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे बोल सकते हैं, केमिकल पोटेंशियल इज़ द चेंज। अगर हमें केमिकल पोटेंशियल की बात करो तो क्या हो जाएगा, वो चेंज इन फ्री एनर्जी है सिस्टम के, जिसमें 1 मोल हम ऐड करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर में, तो हमें क्या करेगा, ओवरऑल सम दे देता है। और ओवरऑल सम देने के बाद जो कंपोजिशन है सिस्टम का, उसके चेंजेस को कोई अप्रिशिएबल नहीं बता सकता। कंपोजिशन के अंदर हम कंसीडर करें तो उसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता लार्ज क्वान्टिटी में। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में जी गिब्स फ्री एनर्जी जो है, अगर मैं क्या करूँ, सिर्फ एक के चेंज को कंसीडर करने की बात करूँ, सिर्फ N1 म्यू 1 के चेंज को कंसीडर करने की बात करूँ, तो बाकी सबके साथ इसका टोटल था, तो इसके सिर्फ एक चेंज को हम कंसीडर करके मान नहीं सकते, ये अप्रिशिएबल नहीं होगा। बहुत कम चेंजेस आता है जिसको मतलब क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं दी जाती। हमें सबको इंपॉर्टेंस सभी के इंक्लूडेंस में देनी है। सिर्फ बहुत सारी आपने जब पार्टिकल्स लिए हैं तो उसमें एक के चेंजेस को ज़्यादा नहीं माना जाता, लेकिन हाँ सबके चेंजेस को ज़रूर इंक्लूड किया जाता है।